हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्का हलचल देख रहे हैं आप। मैं हूं नंदिनी मिश्रा, आपके साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे धान की खरीद ना होने के चलते किसानों की नाराजगी से। जी हां, धान की खरीद नहीं हो रही है, जिसके चलते किसान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। किसानों का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। अंबाला हिसार हाईवे के बीचों बीच बैठे किसान धान की खरीद शुरू करने की मांग उठा रहे हैं। इसी को लेकर किसान आंदोलन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी अंबाला पहुंचे, जहां पर 3 दिन से जारी धरने पर बैठे किसानों को गुरनाम सिंह चरूनी ने संबोधित किया। उन्होंने कृषि कानूनों को एक बार फिर से काला कानून करार दिया है और कहा कि अगर सरकार ने ये कानून वापस नहीं लिया तो पूरा देश कॉरपोरेट का गुलाम हो जाएगा। फिर ये कॉरपोरेट मनमर्जी में स्टॉक करेंगे और देश की जनता को लूटेंगे। अध्यादेश है, ये अध्यादेश क्या कह लीजिए, ये तो इस तरह के काले कानून इनको कहिए, चाहे इनको ये कहिए कि देश को बर्बाद ये कर देंगे। पूरा का पूरा जो देश है वो कारपोरेट का गुलाम हो जाएगा और पूरे जो चंद लोग हैं वो सारा देश का अनाज खरीदेंगे और फिर पूरा देश उन्हीं से लेके खाएगा, पूरा देश उन्हीं का ग्राहक होगा। और जब पूरा देश उनका ग्राहक होगा फिर वो ऐसे करेंगे जैसे 4 साल पहले इन्होंने दाल में किया, जैसे इन्होंने प्याज में किया, फिर इस तरह से करेंगे कि काला बाजारी उसमें करेंगे और गरीब जनता जो है भूख से मरेगी। तो अभी फिलहाल क्या ताजा स्थिति है, क्या किसान अभी भी धरने पर बैठे हुए हैं, ये जानने के लिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता BS गुलियानी हमारे साथ अंबाला से जुड़ चुके हैं। क्या अभी भी किसान धरने पर बैठे हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? किसान धरने पर बैठे हुए हैं। अंबाला में जो किसान है कल तीसरे दिन भी लगातार धरने पर बैठे रहे और उन्होंने ऐलान किया है कि ये धरना जो है अनिश्चितकालीन तक चलेगा। जब तक सरकार एक एक दाना किसानों का नहीं खरीद लेती तब तक उनका धरना जारी रहेगा। कल जो नंदनी मैं बता दूं आपको, जो प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह चरूनी वो भी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी किसानों को संबोधित किया और उनका सीधा सीधा कहना था कि सरकार जो है ये बड़े घरानों को जो है सारा इसने ठेका दे दिया है अनाज खरीदने का। इससे जब पूरा देश अनाज खरीदेगा तो वो महंगे भाव में देश की जनता को देंगे, तो ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा और सरकार के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखेंगे। जी नंदनी। जी बिल्कुल BS गुलियानी, अगर बात करें अंबाला हिसार हाईवे पर जब किसान धरने पर बैठ गए, वहां पर किसान यूनियन के अध्यक्ष भी पहुंच गए। अब सवाल ये खड़ा होता है कि किसानों की जो मांग है कि उनकी धान की खरीद शुरू की जाए, सरकार कह रही है कि हमने इलाकों में धान की खरीद शुरू कर दी है, फिर आखिर यहां अंबाला के जो किसान हैं उनकी धान की खरीद अभी तक क्यों शुरू नहीं हो पाई है? इसके पीछे क्या कारण बताया जा रहा है और क्या सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि जल्द ही इनकी धान भी खरीदी जाएगी? जी बिल्कुल नंदनी, अगर हम अंबाला की बात करें तो अंबाला में अभी तक जो सरकारी खरीद है बिल्कुल एक दाना भी नहीं खरीदा गया। किसान पिछले 15 दिनों से मंडियों में धक्के खा रहे हैं और इससे बड़ी बात यह भी है कि कुछ प्रदेश की कुछ एक मंडियों में जो धान की खरीद शुरू हुई है, लेकिन अंबाला में अभी तक इसके लिए किसी तरह की भी तैयारी नहीं की गई। हमारी आड़तियों से भी बात हुई है, आड़तियों का कहना है कि अभी तक जो सरकारी एजेंसियां उन्होंने बारदाना भी नहीं भेजा जीरी भरने के लिए, तो इससे स्पष्ट दिखाई देता है कि अभी तक सरकार की कोई नीयत नहीं है यहां से धान खरीदने की, जिसके चलते किसान लगातार धरने पर बैठे हैं। जी बिल्कुल, यानी कल तक किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी था। अब आगे क्या स्ट्रैटेजी किसानों की है, क्या कह रहे हैं, क्या आज भी ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा? नहीं, जैसा कि साथ लगते पंजाब राज्य में भी किसानों का धरना लगातार जारी है। आज किसानों ने जो है कल रात से, मैं कहूंगा कल रात से ही किसानों ने जो शंभू बॉर्डर है, हरियाणा और पंजाब का बॉर्डर है शंभू, उस पर धरना दे दिया है। बड़ी संख्या में जो किसान है वहां पहुंच गए हैं। यहाँ उनके साथ जो पंजाब के गायक कलाकार हैं, प्रसिद्ध गायक कलाकार कहूंगा, वो भी धरने पर डट गए हैं। और यहाँ जो अंबाला की बात करते हैं या हरियाणा की बात करते हैं तो यहाँ भी
किसानों का जो अगली रणनीति है वो पूरी तरह से इनका कहना है कि अगली जो रणनीति होगी वो काफी जो कहेंगे कि काफी मजबूत होगी। पंजाब में अभी तक जो रेल है वो पटरियों पर किसान बैठे हैं और यहाँ हरियाणा के किसान भी इसी तरह प्रदर्शन करने की तैयारी में है। जी नंदनी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका BS गुलियानी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ताजा स्थिति फिलहाल बताने के लिए। तो अंबाला के जो किसान हैं वो खासे नाराज हैं। ऐसे में भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष चड़ूनी भी उनके बीच में पहुंचे। गुरनाम सिंह चड़ूनी ने भी सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि इन किसानों की धान की खरीद जल्द से जल्द शुरू की जाए, अन्यथा प्रोटेस्ट और ज्यादा बड़ा किया जाएगा। अब आगे बढ़ते खबरों में बात करेंगे सोना की। सोना में सरपंच और पूर्व सरपंच के विवाद की तस्वीर सामने आई है। दरअसल सोना में गांव टैठड़ में रास्ते के विवाद को लेकर सरपंच और पूर्व सरपंच आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच उस समय कहासुनी हुई जब मौजूदा सरपंच ने JCB को बुलाकर रास्ता बनाने का काम शुरू कर दिया। हालांकि बाद में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में जमकर लाठियां चली, जिसके बाद पुलिस ने झगड़े को खत्म करवाया। पुलिस तस्वीरों के आधार पर आगे कार्रवाई करने में जुटी हुई है। विधायक से ग्रांट ली गई, उसी रास्ते को मैं आपसे 4 महीने पहले भी बना रहा था। कुछ ये जो दबंग पार्टी है उन्होंने कहा कि भाई इस रास्ते को मत बनाओ, हमारे खेत लगते हैं, पैमाइश करा लीजिए। मैंने पैमाइश कराई, पैमाइश पे वो कब्जे पे पाए गए। रास्ते की चौड़ाई 100, 110, 90 इस तरह से चौड़ाई है। मैं उसको मौके पे जो आज प्रेजेंट में चला उसको मैं 20 फुट बना रहा था। मैंने पैमाइश करा के उनको दे दी, उनको दिखा दी कि आप इस तरह से हो। वो कहने लगे पैमाइश ये ठीक नहीं है। मैंने कहा आप अपनी पैमाइश करा लो। उन्होंने आज तक पैमाइश नहीं कराई। मैंने वो रास्ता 20 फुट जहां मौके पर आज गांव का छूटा हुआ है मैं उसी को बना रहा हूं। तो क्या है ये पूरा विवाद, जानने के लिए सीधा चलते हैं। संवाददाता सतीश हमारे साथ सोना से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करेंगे। सतीश, क्या इस तरह की स्थिति बनी कि पूर्व सरपंच और सरपंच आपस में भिड़ गए? देखिए नंदनी, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीका से सोना के जो टैठड़ बादशाहपुर गांव है इसका मामला है और यहाँ पे मौजूदा सरपंच और पूर्व सरपंच दोनों के बीच लाठी डंडे चले हैं, जो कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। मामला ये था कि पूर्व सरपंच जो है वो अदालत में गया हुआ था रास्ता बनाने को लेके और मौजूदा सरपंच इस रास्ते को बनाना चाहता था। इसी बात को लेके दोनों पक्षों के बीच में जो है लाठी डंडे तन गए और पुलिस ने जाके दोनों पक्षों को शांत कराया। पुलिस ने लाठी डंडे इकट्ठे किए हैं और फिलहाल पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों के 13 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है, जबकि मौजूदा जो सरपंच है उसके 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और पूर्व सरपंच के 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मतलब कुल मिलाकर ये जो पूरी लड़ाई है सतीश, ये इस चीज की है कि उस सड़क को बनाने का क्रेडिट हमें मिल जाए। पूर्व सरपंच चाह रहे हैं कि क्रेडिट हमें मिल जाए, बाकी अगर सड़क बनाने का कोई काम है तो देखिए जनता का जो प्रतिनिधि है वही काम करता है। तो अगर सरपंच उस सड़क को बनवा रहे हैं तो इसमें लगता नहीं है कि कोई गलत बात है, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि ही काम करवाएगा। और अब ऐसे में पूर्व सरपंच बीच में कैसे आए, क्यों आए, क्या वो इस सड़क का क्रेडिट लेना चाहते हैं? देखिए नंदनी, मामला क्रेडिट लेने का नहीं है। इसमें मामला ये है कि जिस तरीका से अभी पंचायती चुनाव होने हैं और ये जो रास्ता है ये विवादित है। जो पूर्व सरपंच है इसकी जमीन यहाँ पे आती है और मौजूदा जो सरपंच है उस पूर्व सरपंच ने आरोप लगाया कि मौजूदा सरपंच ने इस रास्ते को अपने फायदे के लिए बनवाया है, क्योंकि पंचायती जमीन पर कुछ लोगों का इसने कब्जा किया हुआ है और कब्जा जिन लोगों ने किया हुआ है उन लोगों के लिए रास्ता बनवाने का फायदा सरपंच उनको पहुंचाना चाहता है, क्योंकि इसको अब की बार ब्लॉक समिति का चुनाव लड़ना है जिससे इसका सीधा राजनीतिक फायदा हो। जी, और वही इस पूरे मामले पर पूर्व कुल मिलाकर जो कहानी है वो ये है कि सड़क को ये अवैध सड़क है और इस सड़क को जो पूर्व सरपंच है वो रोकने की कोशिश कर रहे थे, यानी सड़क को रोकने की कोशिश कर रहे थे कि ये सड़क ना बने, ये अवैध सड़क ना बने, इसे लेकर कोर्ट गए हुए थे। जी बिल्कुल, इसे लेके वो अदालत में गए हुए हैं और अदालत पूर्व सरपंच ने बताया कि इस पर स्टे भी है। स्टे के बावजूद जो है मौजूदा सरपंच इस निर्माण कार्य करा रहे थे, जबकि 4 महीने पहले भी इसे शुरू करने की कोशिश की गई थी। उसके बाद भी यहाँ पे विवाद हुआ था जब काम रोक दिया गया था, लेकिन अब दोबारा से ये शुरू किया गया। जब पूर्व सरपंच ने इसे मना किया
तो मौजूदा सरपंच ने जबरदस्ती इस रास्ते को बनाने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों पक्षों के बीच आपस में भिड़ंत हुई है और इसमें दोनों पक्षों के लोग घायल भी हुए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सतीश आपका जानकारी के लिए। तो सोना की ये खबर है जहां पर सरपंच और पूर्व सरपंच के लोग आपस में भिड़ गए एक सड़क को लेकर। दरअसल ये विवादित सड़क है और पूर्व सरपंच का आरोप है कि सरपंच ने इस अवैध सड़क को अपने फायदे के लिए बनवाया है। अवैध निर्माण यहां पर हुआ, जिसके बाद उन लोगों को खुश करने के लिए, उनके वोट पाने के लिए इस अवैध सड़क का निर्माण किया गया है। और उसके बाद पूर्व सरपंच इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट गए हुए थे और इसी दौरान इस सड़क का जब निर्माण हुआ तो पूर्व सरपंच और सरपंच के लोग आपस में भिड़ गए और उसके बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई कि दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर हमले किए और दोनों पक्षों की तरफ से लोग घायल हुए हैं। अभी फिलहाल तस्वीरों के माध्यम से पुलिस कार्रवाई कर रही है। और अब रुक करेंगे कोरोना अपडेट का। जी हां, क्या है हरियाणा के अंदर 24 घंटे का अपडेट, वो आपको बता देते हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में 1476 नए मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं गुरुग्राम में 261, फरीदाबाद में 157 नए केसेस आए सामने। हिसार में 117, रोहतक में 101 नए मामले, वहीं जींद में 99, यमुनानगर में 96 नए केसेस। एक दिन में कोरोना से 23 लोगों की मौत। प्रदेश में अब तक 1425 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। हरियाणा में कुल 1,31,388 केसेस दर्ज किए गए हैं। एक दिन में 1678 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। कुल 1,16,000 से ज्यादा मरीज हुए ठीक। जानकारी के साथ संवाददाता अनूप कुंडू उकलाना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, अगर उकलाना की स्थिति जाने पिछले 24 घंटे की, तो फिलहाल क्या तस्वीर? नंदिनी जी, अगर हम उकलाना या हिसार जिले की पूरे की बात करें तो 117 नए मामले सामने आए हैं और मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। 66 मौतें अब तक टोटल हिसार जिले में हो चुकी हैं और 1204 ऐसे पॉजिटिव केस हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। इसके अलावा अगर हम बात कर लें प्रशासन की, प्रशासन अपनी तरफ से जिस प्रकार से पहले देखरेख में लगा हुआ था ठीक उस प्रकार नहीं है, क्योंकि जो लोग पॉजिटिव आ जाते हैं उनको क्वारंटाइन करना, आइसोलेट करना, इस प्रकार की प्रक्रिया अब नजर नहीं आती, क्योंकि पहले कंटेनमेंट जोन बनाए जाते थे। अब अनलॉक 5 चल रहा है, इस करके ये चीजें नहीं की जा रही, लेकिन कोरोना के मामले जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी नंदनी जी बिल्कुल, एक तरफ अनलॉक 5 और दूसरी तरफ कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी। ऐसे में कैसे बैलेंस मेंटेन किया जाए कि कोरोना से लोगों को बचाया भी जाए और जिंदगी पटरी पर भी आए। इसके साथ ही अगर मैं हिसार की बात करूं अनूप, तो फिलहाल अस्पतालों में किस तरह के हालात नजर आ रहे हैं? इसके साथ साथ जो आम जनजीवन है, सड़कों पर किस तरह की स्थिति देखी जा सकती है? क्या नॉर्मल रूटीन लाइफ में लोग आ चुके हैं और क्या सेफ्टी प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं लोगों द्वारा? देखिए, सबसे पहले अगर हम अस्पताल की बात करें तो अस्पतालों में ठीक उस प्रकार की व्यवस्था अभी तक दुरुस्त नहीं है जिस प्रकार के मामले बढ़ रहे हैं, क्योंकि हर रोज 100 से अधिक 150 के करीब मामले आते हैं। तो ठीक है, उन लोगों को उसी प्रकार का ट्रीटमेंट चाहिए, लेकिन इतनी सुविधाएं जिला में नहीं हो पा रही हैं। इसके अलावा लोगों की बात कर लें तो लोग भी काफी बेपरवाह नजर आते हैं इस चीज को लेकर के। उनको मास्क लगाना या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, इस प्रकार की चीजें अब अच्छी नहीं लग रही। और इसके अलावा जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें भी लोगों की संख्या काफी बढ़ती जाती है, जब तक कि 100 या उससे कुछ अधिक लोगों को आने की अनुमति प्रदान की गई थी प्रशासन द्वारा। लेकिन अगर कार्यक्रम होते हैं तो लोग उसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग का या मास्क का उस तरह से प्रयोग नहीं कर पा रहे जिस प्रकार से हिदायतें हैं। जी बिल्कुल अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बहरहाल जानकारी के लिए और हिसार की स्थिति साझा करने के लिए। हमारे साथ संवाददाता संजय गुप्ता जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, सीधा उनका रुख करेंगे। संजय, अगर फरीदाबाद की बात करूं, पिछले 24 घंटे में 157 नए मामले कोरोना के सामने आए हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब 150 से 200 के बीच में फरीदाबाद में मामले सामने ना आए, यानी स्थिति में बदलाव नहीं हो रहा है। स्थिति हर दिन जस के तस बनी हुई है। जी नंदी, बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी के नाम बाद में कोरोना सिटी बन चुका है। अभी जो स्थिति है फरीदाबाद की, वो वहां पे एक्टिव केसों की कल की जो है 157 भले ही हो, लेकिन बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो कि सामने नहीं आ रहे हैं।
कल जी। पुलिस ने एक विशेष अभियान चलाया था फरीदाबाद में, जहां पे लगातार ऐसे लोगों के चालान काटे गए थे जो मास्क नहीं लगाते हैं, जो कोरोना के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के चालान काटे गए थे। बावजूद इसके फरीदाबाद में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल, स्थिति कहीं ना कहीं डराने वाली है। और अगर बात करें, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस तरह के कैंपेन्स चलाए गए कि लोगों के चालान काटे गए, लोगों को जागरूक करने के लिए प्रशासन द्वारा कोशिश भी की गई, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें मिल पा रही है फरीदाबाद और प्रदेश के अन्य इलाकों से, लोगों में डर अब नजर नहीं आ रहा है। संजय जी बिल्कुल, जब से अनलॉक 5 की शुरुआत हुई है उससे पहले ही फरीदाबाद में, जैसा कि मैं पहले भी बताता रहा हूं, फरीदाबाद एक औद्योगिक नगरी है जहां पे हजारों लाखों मजदूर काम करते हैं और लगातार वो उनकी मजबूरी होती है कि वो शारीरिक दूरी के पालना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद जब वो लोग अपने ट्रांसपोर्टेशन की अगर बात करें, जब वो लोग अपने घर की तरफ जाते हैं तो वो छोटे छोटे ट्रांसपोर्ट का सहारा लेते हैं, जैसे ऑटो का, मिनी बसों का, तो वहां भी वो मास्क नहीं लगाते, ना वो शारीरिक दूरी का पालन करते हैं, जिससे कि यहाँ पे फरीदाबाद में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल प्रदेश में जो हालात हैं वो डराने वाले हैं और लोगों से हम यही बार बार कह रहे हैं कि देखिए, कोई ऐसा दिन नहीं है जब कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी ना हो रही हो। रोज लगभग 1500 के आसपास, 1500 से 2000 के आसपास लगभग केसेस हरियाणा के अंदर आ रहे हैं। और ये वो लोग हैं जिनका कोरोना टेस्ट हुआ है। ऐसे कई लोग हमारे इर्द गिर्द होंगे जिनका टेस्ट भी नहीं हो पाता, जिनके सिम्टम्स भी नजर नहीं आते, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव हो सकता है हो। और अगर जरूरी नहीं है कि उनके अंदर सिम्टम्स नहीं और उनके जरिए किसी के अंदर कोरोना जा रहा है, वो एक कैरियर के रूप में तो काम करते ही हैं। वो कोरोना आप और हमको दे सकते हैं। अगर उनके द्वारा हमारे अंदर कोरोना आया और हमारी इम्यूनिटी उनसे कम है तो जाहिर तौर पर वो कोरोना हमें ज्यादा प्रभावित करेगा। तो ऐसे में हमें अपना ध्यान खुद रखना है कि इर्द गिर्द कौन कोरोना पॉजिटिव है, कौन नहीं है, ये हमें नहीं पता। तो ऐसे में अपना ध्यान रखें और लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। मास्क जरूर लगाएं। मास्क ही एक ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप कोरोना जैसी जानलेवा बीमारी से, इस महामारी से बच सकते हैं। हमारे साथ संवाददाता लाजपत जुड़ चुके हैं सोनीपत से, उनसे जान लेते हैं पिछले 24 घंटे की स्थिति सोनीपत की क्या है। लाजपत जी बिल्कुल, अगर बात करें तो जिला सोनीपत की लगातार जो है कोरोना अपडेट बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन नंदनी, हमने जो जनता को भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भीड़ भड़ाका कितना ज्यादा है और सोशल डिस्टेंसिंग की कैसे धज्जियां उड़ रही है। प्रशासन की बड़ी लापरवाही नंदनी यहाँ पर देखने को मिलती है। जो शाम को अवैध मंडियां लगती हैं, छोटी छोटी रेहड़ियां लगती हैं, माना कि उनको रोजगार की जरूरत है, लेकिन जब सेफ्टी भी जरूरी है, क्योंकि कोरोना का जो अब जैसे ग्राफ बढ़ रहा है तो लोगों की मौत भी लाजमी है। और आप साफ देख सकते हैं कि तस्वीरों में कि यहाँ पर जो भीड़ कितनी ज्यादा है और ना कोई मास्क लगाता, ना कोई ध्यान रखता। तो इसलिए प्रशासन से अपील है कि जो अवैध मंडियां लग रही हैं उन पर प्रशासन ध्यान दे, क्योंकि काफी भीड़ भड़ाका है और इसमें कोरोना के पेशेंट बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो लोग लापरवाह ज्यादातर देखने को मिल रहे हैं। नंदनी, यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र काफी बड़ा है, जिसमें कि आपको शाम की भीड़ जो है, जो तस्वीरों में बयान करेंगी कि कितनी ज्यादा भीड़ है। यहाँ पर लगातार जो है कोरोना के पेशेंट बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी नंदनी। जी बहुत बहुत शुक्रिया लाजपत आपका जानकारी देने के लिए। तो सोनीपत में जैसा कि लाजपत ने बताया कि यहाँ पर कई अवैध मंडियां भी लग रही हैं, जिसकी वजह से काफी संख्या में भीड़ होती है और प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहा है और ऐसे में कोरोना फैलने का जो खतरा है वो ज्यादा बढ़ जाता है। तो जाहिर तौर पर अभी कोरोना थमा नहीं है, कोरोना की रफ्तार उतनी ही है, इनफैक्ट ज्यादा डरने वाली स्थिति है। तो अपना बचाव रखें, अपना ख्याल रखें। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही।